हाँ जी, तो पुराने वाला आपने पढ़ ही लिया होगा। बाकी का रिवीजन करते तो 3-4 दिन हो गए अपने। मैं कल स्वदेशी आंदोलन जो पढ़ाया था कल, उसका रिवीजन करवा देता हूँ। बाकी वाला आपको मैंने 3-4 बार करवा दिया, आप खुद कर लेना। तो हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि वो हुआ ही क्यों था। तो क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था। किसने कर दिया था? कर्जन ने कर दिया था। क्यों किया? तो उसने रीजन बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रही है, उसकी वजह से कर रहे हैं। पर हम कहते हैं कि नहीं, ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम, बांग्ला स्पीकिंग वर्सेज नॉन बांग्ला स्पीकिंग को आपस में लड़वाना चाहता था। इस वजह से उसने कर दिया, या आपस में मतभेद पैदा करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि बंगाल में जो हिंदू नेशनलिज्म आ रहा था कहीं ना कहीं, उसको वो दबाना चाहता था, क्योंकि हिंदुओं में उस समय नेशनलिज्म की भावना थोड़ी ज्यादा थी। कर्जन ने इस वजह से 19 जुलाई 1905 को घोषणा की कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। हमने 7 अगस्त 1905 से इसके खिलाफ एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में एक बड़ी सभा को संबोधित किया, एड्रेस किया। हमारी इन सब बातों के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन एनफोर्स कर दिया गया। मांगे नहीं मानी गई। हमने उस दिन को मॉर्निंग डे, शोक दिवस के रूप में मनाया। रविंद्र बाबू के कहने पर हमने एक दूसरे के राखियां बांधी। रविंद्र बाबू ने गीत गाया, अमार सोनार बांग्ला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोले, ये हमारे लिए बर्ड फ्रॉम ब्लू है, आसमान से वज्रपात है। कृष्ण कुमार मित्र अपने संजीवनी अखबार में लिखते हैं कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। अश्विन कुमार दत्त जो कि 22 साल के एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि स्वदेश बांधव समिति बनाओ। स्वदेशी नाम का अखबार निकालना शुरू कर दिया। अवनिंद्र नाथ टैगोर ने कहा कि चित्रकारी भी स्वदेशी करेंगे। एक सोसाइटी बनाऊंगा इंडिया की ओरिएंटल आर्ट्स के लिए, जो स्टूडेंट मेरे पास आएंगे उनको स्कॉलरशिप भी दूंगा। नंदलाल बोस को स्कॉलरशिप थी। पीसी रॉय ने कहा, भाई साहब दवाइयां मेरी तरफ से, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। गुरुदास बनर्जी बोले कि पढ़ाएंगे हम, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। अरबिंदो बोले कि कलकत्ता वाले नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल तो मुझे ही बना दो। क्या केवल बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन हुआ क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था? नहीं, पूरे भारत में हुआ। गर्मपंथियों ने पूरे भारत के अंदर ही अलग जगाई। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिले, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव इस प्रकार के आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद 1907 के सूरत अधिवेशन तक आते आते स्वदेशी आंदोलन को लेकर नरम दल तथा गरम दल के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जहां मॉडरेट्स चाहते थे इसे केवल बंगाल तक लिमिट किया जाए, वहीं एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि एंटायर इंडिया में इसको फैलाया जाए। जहां मॉडरेट्स चाहते थे केवल फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया जाए, जबकि एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ना भाई साहब, गुड्स क्यों, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट के टाइटल्स, गवर्नमेंट के इलेक्शन, इन सब का बॉयकॉट कर दिया जाना चाहिए। इन बातों को लेकर सूरत कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई। नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए। सरकार को मौका मिला, सरकार ने गरम दल वालों को तो पूरी तरीके से कुचल के रख दिया। बाल गंगाधर तिलक को धारा 124 ए के तहत सेडिशन चार्जेस लगा के बर्मा की मांडले जेल में 6 साल के लिए। अरबिंदो को अलीपुर षड्यंत्र मुकदमे में पकड़ा, बाद में छोड़ा तो पौंडीचेरी चले गए और स्पिरिचुअल वर्क्स की तरफ मुड़ गए। बिपिन चंद्र पाल पॉलिटिक्स ही छोड़ जाते हैं। लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। क्या स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो असफल हो गया? उसका कोई महत्व नहीं? नहीं, उसका महत्व है। वो हमारा प्रथम अहिंसक जन आंदोलन था, फर्स्ट नॉन वायलेंट मास मूवमेंट था। एवरी साइड ऑफ सोसाइटी, समाज का प्रत्येक वर्ग उसके अंदर भाग ले रहा था। इवन विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे रीजनल मैटर से शुरू हुआ था, पर मद्रास, बॉम्बे, पंजाब सब जगह फैला। तो हमारी नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिली थी उसकी वजह से। हम जब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स चला रहे थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहे थे, हम जब इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित कर रहे थे, तो हम एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन मरते मरते भी एक नए आंदोलन को जन्म दे गया था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, युवा अब हिंसक क्रांति की तरफ मुड़ने लग गए थे। अंग्रेजों को दूसरे तरीकों से चैलेंज करने लग गए थे, उनकी भाषा में जवाब देने लग गए थे। अंग्रेजों पे भी दबाव पड़ा, तो 1909 का पार्लियामेंट रिफॉर्म वो लोग लेके आए थे। ये बातें हमने कल पढ़ी। अब क्या घटनाएं चल रही है और वो बात करते हैं। मैं वापस उस पे जाऊंगा, बंगाल विभाजन पर मैं वापस जाना पसंद करूंगा। सुनना आप थोड़ी बातें। क्या है बंगाल विभाजन वास्तव में? क्या किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल में? कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसने बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया। एक पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल, और एक वेस्टर्न बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या आएगा? आपका आज का बांग्लादेश और असम,
राजधानी कर दी गई ढाका। लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख लोग हिंदू थे। तो ज्यादा कौन हुए, हिंदू हुए या मुसलमान हुए? मुसलमान ज्यादा हो गए। इसका मतलब हिंदू यहां पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया? हमारे आज का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, राजधानी का कलकत्ता का लगभग 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ लोग नॉन बांग्ला स्पीकिंग थे। केवल 90 लाख लोग इधर बांग्ला स्पीकिंग थे। तो बांग्ला बोलने वाले यहां पर भी माइनॉरिटी। कुल मिला के उसमें जो बंगालीज हिंदू थे जिनमें नेशनलिज्म ज्यादा था, उनको डिवाइड करना था। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और दोनों तरफ माइनॉरिटी कर दिया उनको। इधर वो किस आधार पर माइनॉरिटी हो गए? बंगाली हिंदू है लेकिन माइनॉरिटी है, किस आधार पर? रिलीजियस माइनॉरिटी है वो। इधर किस आधार पर माइनॉरिटी हो गई? वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सारे हिंदुओं में नेशनलिज्म नहीं है, बिहार उड़ीसा वालों में नहीं आ रखी इतनी बातें जितनी कि बंगालियों में। और करजन ने बंगाली हिंदुओं का जो नेशनलिज्म था उसको तोड़ने का एक तरीका अपनाया। करजन ने मुसलमानों को जब इधर मेजोरिटी किया, मुसलमानों को जब ये कहा, तो करजन ने कहा किसी टाइम में बंगाल की राजधानी ढाका थी जब बंगाल में नवाबों का राज हुआ करता था। मैं एक बार फिर चाहता हूं कि मुसलमान उसी प्रकार से बंगाल के अंदर रहे और अपने उस राज को पुनः भोगने की कोशिश करे। इवन बंगाल के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका तो स्टेटमेंट था कि मेरी 2 वाइफ है, एक हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों में से मुझे मुस्लिम बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई वाइफ नहीं थी उसकी। कहने का मतलब उसका यह था कि मुझे हिंदू और मुसलमानों से मुसलमान ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुसलमानों को अपने फेवर में लेने का प्रयास कर रहे थे। हुआ क्या था, मैंने दिन पहले ही बताया था। 1857 की क्रांति में मुसलमान खिलाफ थे अंग्रेजों के, इसलिए 57 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दूर रखा और हिंदुओं को अपने नजदीक करने का प्रयास किया। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थितियां चेंज होने लग गई थी और अब हिंदू तो अंग्रेजों के ज्यादा खिलाफ हो रहे थे। कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं शासन में सुधारों की मांग कर रही थी। तो अंग्रेजों को लगता था ये चैलेंजेज आज नहीं तो कल चैलेंजेज होंगे। और मुसलमानों में एक नई लहर आ रही थी और मुसलमानों को लग रहा था कि बिना अंग्रेजों के सहयोग के अपने कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बिना अंग्रेजों के सहयोग के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एक बंदा अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, सर सैयद अहमद खान। उनका कहना था कि अब अंग्रेजों के सहयोग से हमें एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, अंग्रेजों के सहयोग से हमें नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, धीरे धीरे अपने को देश के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करना चाहिए, जो नया रूल आया, नया जो निजाम आया है उसके साथ में कदम ताल करनी चाहिए। एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया। शायद मुसलमानों में एजुकेशन को लेकर यदि किसी बंदे ने इतना पैशन जगाया होगा तो सर सैयद अहमद खान। इस मामले में तो कोई शानी नहीं है इनका। और सर सईद अहमद खान ने उस समय आपके अलीगढ़ वाला कॉलेज स्थापित कर दिया था। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं अलीगढ़ कॉलेज स्थापित होने के बाद में लगातार थोड़े 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 अंग्रेजों की तरफ बढ़ ही रहे थे। लेकिन फिर भी एक बड़ा धड़ा जो था वो कांग्रेस के साथ रहता था या कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ रह रहा था। अंग्रेजों को लगता था यार कांग्रेस इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही है, कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ चैलेंज देती जा रही है, तो क्या किया जाए? या नेशनलिज्म में सब लोग मिलकर भाग ले रहे हैं तो नेशनलिज्म को कैसे तोड़ा जाए? तो मुसलमानों को अपने फेवर में और लाया जाए। तो मुसलमानों को अपने फेवर में लाने के लिए क्या किया जाए? तो कहा जिस प्रकार कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का एक संगठन अलग से बनो और मुसलमानों को तुम्हारा संगठन अलग से होना चाहिए, तुम अलग से डिमांड करो, तुम्हें हम अलग से चीजें देंगे। और उनके दिमाग में ये चीजें आनी शुरू हुई, हाँ यार ये किया जाए। और जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे तो करजन ने मुसलमानों को कहा और कि देखो मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम आराम से एक अलग से राज्य ले सको अपना, तुम्हारा एक अलग से स्टेट हो जहां पर तुम्हारे लोग नौकरियां लगेंगे, तुम्हारे लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। पर जब मैं तुम्हें अलग से बंगाल दूंगा ना, पूर्वी बंगाल जब अलग से तुम्हें दिया जाएगा तो देख लेना हिंदू विरोध करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी। मुसलमान का ना ऐसे थोड़ी ना था, हम इतने सालों से साथ रहे, कांग्रेस हमारा विरोध क्यों कर देगी? पर एग्जैक्टली सेम हुआ।
जैसे बंगाल का विभाजन किया गया, पढ़े लिखे लोगों के समझ में आई बात कि यार करजन के मंतव्य अलग है, करजन के टारगेट इसके माध्यम से अलग है, सारे के सारे विरोध में आ गए। करजन ने वापस मुसलमानों का देख लो, मैंने पहले ही कहा था ये लोग सगे नहीं है तुम्हारे, ये नहीं चाहते मुसलमानों को हम थोड़ा सा भी भला कर दे, और ये देख लो तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। ऐसी बातें करने वालों में उस समय एक व्यक्ति बड़े जोर शोर से ये बातें कर रहा था। ये तो बंगाल विभाजन थोड़ा समझना कि बंगाल का विभाजन कैसे कैसे किया गया था, कहां कहां पे कैसे कैसे माइनॉरिटी कर दिया गया था। एक बंदा जो सबसे अधिक ऐसी बातें कर रहा था वो अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था, आर्कबोल्ड, आर्चबोल्ड का दो आर्कबोल्ड नाम करके। अलीगढ़ कॉलेज में एक प्रिंसिपल था अंग्रेज, और वो अलीगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन सबको भड़का रहा था। अलीगढ़ कॉलेज में ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट, और उनको वो कर रहा था कि देख लो साहब, हमने आपको ईस्टर्न बंगाल दिए, अंग्रेजों ने आपको ईस्टर्न बंगाल दिए, पर ये नहीं चाहते, कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए अलग से राज्य हो। कब से मांग कर रहे हैं पार्टीशन को कैंसिल किया जाए, पार्टीशन को कैंसिल किया जाए। अब भाई तुम भी अपनी मांग उठाओ, तुम इनके खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे लिए कितना क्या करते रहेंगे। तो अलीगढ़ कॉलेज वाले स्टूडेंट तैयार हुए, सर क्या करना चाहिए हमें, आप बताओ, अब तो आप ही एडवाइस दो हमें। उनका तुम मिलो, गवर्नर जनरल से जाके मिलो, गवर्नर जनरल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कोई रास्ता निकालेंगे ताकि तुम्हारा राज्य अलग पड़ा रहे, पूर्वी बंगाल अलग रहे जहां पर तुम्हारी मेजोरिटी ज्यादा है। सर ठीक है हम जाके मिल लेंगे। अगर सुनना, अकेले मत जाना, कोई सीनियर आदमी को लेके जाओ। क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई अच्छा सीनियर लीडर नहीं है जो तुम्हारी बात रख सके? लड़के लड़के जाओगे, कल को मिले नहीं मिले गवर्नर जनरल। हाँ सर की ये बात भी सही है, हम सीनियर आदमी को ले जाएंगे। और एक सीनियर बंदे को लेके गए साथ में, उस सीनियर बंदे का नाम था सर आगा खान। इसको मिटा देता हूं मैं, ये थोड़ी ये बातें मैंने समझाई थी, वापस बताता हूं मैं यहां से। अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल है आर्चबोल्ड या आर्कबोल्ड, वो स्टूडेंट को भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अलग मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए, ये जो विचार है इसका जनक ये आदमी है आर्कबोल्ड। ये अलीगढ़ कॉलेज वाले लड़कों को भड़का रहा था, और इसने कहा कि तुम्हें गवर्नर जनरल से मिलना चाहिए। 1905 में गवर्नर जनरल चेंज हो रहा है, करजन बंगाल का विभाजन करने के बाद यहां से वापस लौट गया था, और करजन की जगह एक नया गवर्नर जनरल अपने यहां पर आ रहा है, लॉर्ड, और ये मिंटो सेकंड है, लॉर्ड मिंटो सेकंड अपने यहाँ पे नया गवर्नर जनरल। कहा तुम तो एक काम करो, लॉर्ड मिंटो सेकंड से जाके मिलो। अलीगढ़ कॉलेज वाले लड़कों को आर्चबोल्ड कह रहे हैं। अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों ने कहा कि ठीक है साहब मिल लेते हैं हम जाके। सीनियर लीडर को लेके जाना, इनका ठीक है साहब ले जाएंगे। ये सीनियर लीडर को लेके गए सर आगा खान, गवर्नर जनरल शिमला के अंदर था उन दिनों के अंदर, शिमला में था, मिंटो सेकंड शिमला में था। तो शिमला के अंदर जाके लोग मिले, 36 लोगों का एक डेपुटेशन गया, 36 लोगों का एक डेलीगेशन गया सर आगा खान की लीडरशिप के अंदर, और वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं वहां पे 1 अक्टूबर 1906। सर आगा खान ने जाके मुलाकात की उन अलीगढ़ वाले लड़कों के साथ, या मुस्लिम समाज के जो भी मौजूद नेता थे उन सब के साथ गए, और मिंटो से कहा सर क्या किया जाना, हम सरकार के साथ है तन मन धन से, आप बताओ क्या चाहिए। सरकार ने कहा आप तैयार हो तो हम तो खुद ही तैयार हैं, पर यार ऐसे यूं कहने से कुछ नहीं होता, पार्टी वार्टी बनाओ, पार्टी बना के और थोड़ा आंदोलन वगैरह खड़ा करो, कांग्रेस का विरोध करो तुम लोग, ये जो बंगाल के विभाजन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं इनका विरोध करो, ताकि हम तुम्हें कुछ देंगे। और पक्का मुझे लगता है कि मुसलमानों का साथ दिया जाना चाहिए, और सरकार तुम्हारे साथ में खड़ी। ठीक है साहब पार्टी बना लेंगे। जाते टाइम वापस मिंटो ने कहा एक वो सुनना थोड़ा, तुम्हें कौन सा पार्ट मिला है, ईस्टर्न बंगाल, पार्टी उधर बनाना थोड़ी, ताकि वहां की कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी वहां मेजोरिटी में, तो उनका सपोर्ट मिलेगा। तुम के अलीगढ़ के अंदर बैठ के यहाँ पे पार्टी बनाने लग जाओगे, जब आंदोलन उधर चल रहा है तो पार्टी उधर बनाई जाए। सब ये थैंक यू सर, ये वाला आइडिया आपने सही दिया, वरना क्या पता हम इधर ही बना लेते। तो पार्टी कहाँ बनाई जाए, तो पार्टी बनाई जाए ढाका, उधर वाले की राजधानी कौन सी है, ढाका है, तो पार्टी ढाका के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब जब पार्टी बना रहे हैं ढाका में, तो आप सब तो यूपी के लोग हो इधर के, ढाका में पार्टी बनाने, तो ढाका के आदमी को किसी को साथ लिया जाए। तो कहा ढाका के नवाब साहब को साथ बुला लो, और ढाका के नवाब साहब हुआ करते थे सलीमुल्लाह खान, का सलीमुल्लाह खान साहब को साथ ले लो। गए सलीमुल्लाह खान साहब के पास कि नवाब साहब पार्टी बना रहे हैं, मुसलमानों की अलग से पार्टी बना रहे हैं, जो मुसलमानों के राइट्स के लिए एक सेफ गार्ड का काम करेगा, मुसलमानों के लिए वॉइस रेज करेगा,
मुसलमानों के लिए हाथ उठाएगा। और प्लीज हम चाहते हैं आप पार्टी से जुड़ो, आप इसके फाउंडर बनो। नवाब साहब यार नवाबी में जीने वाले आदमी, उसने कहा अरे मुझे पार्टियों वार्टियों से मतलब नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। उनको लगा यार ये आदमी जुड़ जाए तो अपने ज्यादा अच्छा हो, पर ये तो जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वापस एक बार अंग्रेजों की तरफ देखा, नवाब साहब मना कर रहे हैं, हमें लगता है नवाब साहब साथ आ जाए तो थोड़ा ठीक रहे। सरकार सरकार होती है, सरकार सरकार राज होती है, कुछ भी कर सकती है। पता चला कि ढाका के नवाब साहब पे 14 लाख रुपए बैंक का लोन है। दूसरे दिन बैंक वाले कर्मचारी गए कि नवाब साहब फटाफट जितना जल्दी हो खाली किया जाए, कुर्की है। नवाब साहब ने किस बात की? कहा वो लोन लिया हुआ आपका। अरे तो मैं चुका दूंगा। ना 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 ना, चुकाना नहीं है भाई साहब, अब खाली करना पड़ेगा मकान। नवाब साहब साइड में ले जाकर क्या क्या किया जा सकता है, कोई ऊपर नीचे बात तो थोड़ी बहुत, तो ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। तो कि वो मुस्लिम लीग की स्थापना वाले दिन जाके भाषण देना है। नवाब साहब ने कहा दे दूंगा, तो नया कोट पैंट सिलवा लो, उस दिन आप भाषण देने के लिए तैयार हो जाना। तो नवाब साहब तैयार हो गए। तो मुस्लिम लीग के बाद फाउंडरी कौन बने? नवाब साहब ही बने, सलीमुल्लाह खान। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? 30 दिसंबर 1906। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 और मुस्लिम लीग की स्थापना है 30 दिसंबर 1906। कांग्रेस की स्थापना हो रही है बॉम्बे के अंदर और मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है ढाका के। कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे ए ओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खान फाउंडर, जो कि ढाका के नवाब साहब थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे हुई है वो देख लो आप। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, आगे दो लिखी हुई चीजें ये वापस लिखी हुई है, मैं और बता दूं थोड़ा सा। सेम वही लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो है वो सर आगा खान के नेतृत्व में गवर्नर जनरल मिंटो सेकंड से मिलता है। मिंटो सेकंड इन्हें एडवाइस देता है कि एक यूनियन बनाई जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। 30 दिसंबर को इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, मुस्लिम लीग ढाका के अंदर बना दिया था। फाउंडर सलीमुल्लाह खान साहब। पर जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क। जैसे हम कहेंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके पहले अध्यक्ष तो वकार उल मुल्क, याद रखना, पहले अधिवेशन के। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि 1908 के अंदर इन्होंने कह दिया कि अब अपना एक परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए यार, एक अध्यक्ष परमानेंट ही बना दो। तो कहा ये मिंटो से बात कौन करके आया था? तो आगा खान साहब करके आए थे। तो बाद में स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? आगा खान को बना दिया गया था। 1908 में स्थायी अध्यक्ष, 7 वाला अधिवेशन इनका कराची में हुआ, 8 में वापस अमृतसर में सेशन हुआ। तब तक ये आगा खान को अपना स्थायी अध्यक्ष बना चुके थे। एक स्थायी अध्यक्ष रखते, एक कार्यकारी अध्यक्ष रखते, उसको तो चेंज करते रहते, एक स्थायी होता ही था इनका। ये आगा खान साहब है साहब, आगा खान की फोटो देख लो आप। इन्होंने कांग्रेस की सॉरी मुस्लिम लीग की स्थापना में सबसे मुख्य रोल निभाया था। फिर 1908 में आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 में इनका सेशन हुआ था अमृतसर में। अंग्रेजों ने कहा कि यार पार्टी तो बना ली, बंगाल विभाजन तो रद्द नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई भी मांग लो, कोई डिमांड तो करो ढंग की, कुछ तुम मांगो हमसे ताकि दे हम तुमको। और इन्होंने कहा साहब एक चीज कर दो हमारे लिए, आप हमें पृथक निर्वाचन दे दो, अलग निर्वाचन। वैसे ये इसमें गलत लिख दिया शब्द, एग्जैक्टली गलत तो क्या मतलब, इतना अच्छा शब्द नहीं है, ये पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ज्यादा अच्छे से शब्द होगा। वैसे अलग चुनाव भी कर दो तो वही बात होती है, और ये इधर भी इलेक्शन नहीं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट से, तो आगे आ जाएगा और मैं बता दूंगा होता क्या, पहले ये समझ लो। क्यों मुस्लिम लीग किसकी मांग करती है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करती है, या सेपरेट आपके पृथक निर्वाचन की मांग करती है? मुसलमानों ने कहा कि हमारे लिए निर्वाचन अलग से होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। क्या होता है पृथक निर्वाचन, समझना इस बात को थोड़ा सा। अभी सरपंच के चुनाव हुए गांव में, या अभी पार्षद के चुनाव, और आपने सुना होगा कि आप किसी दोस्त को पूछते हो कि तुम्हारे गांव में सरपंच की सीट किसकी आई, और दोस्त कहता ओबीसी महिला, कोई कहता जनरल पुरुष, कोई कहे साहब एससी पुरुष, कोई कहे एसटी महिला। इसका मतलब सीट जो है, जो चुनाव लड़ने वाला है, उसकी कैटेगरी आपने तय कर दी, इस कैटेगरी का बंदा चुनाव लड़ेगा। जब ये कहा गया कि साहब एससी का पुरुष चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब सरपंच पद के लिए केवल एससी के पुरुष ही खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर वोट का, वोट तो पूरा गांव देगा, इसमें कोई थोड़ी है, वोट तो सब देंगे, आपने सबने वोट दिए।
बस इसमें ये लफड़ा था। ये जो व्यवस्था मैंने सरपंच वाली बताई, इसको बोलते हैं जनरल रिजर्वेशन, सामान्य आरक्षण। सामान्य तरीके से आपने सीट को रिजर्व कर दिया। मुसलमानों वाले में यह था कि यदि कोई सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई, अब ये एक सीट है, ये मुसलमानों के लिए रिजर्व है, तो यहां से चुनाव भी मुस्लिम लड़ेंगे, दोनों कैंडिडेट मुस्लिम खड़े होंगे, वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो खड़े होने ही है। वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे, इसके अलावा दूसरे वोट नहीं दे सकते। यूं समझ लो कि गांव में ओबीसी पुरुष की सीट है सरपंच की, ओबीसी पुरुष चुनाव तो लड़ रहे हैं और वोट देने वाले भी केवल ओबीसी पुरुष हो, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सेपरेट इलेक्टोरल में था। और मुसलमानों ने कहा कि हमारी देखो जनसंख्या कम पड़ती है, हिंदू होते हैं ज्यादा, इसलिए ये वोटिंग करते हैं, इनके सदस्य ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए हमारी जो सीटें हो वहां पे वोटिंग भी हम ही करें, ताकि हमारा ही आदमी जाए, हमारे में से अच्छा आदमी हम ढूंढ लेंगे, 2 आदमी लड़ लेंगे, उनके अंदर से जो अच्छा होगा वो अपने आप चला जाएगा। तो ये वाड़ा और करो तुम, अंग्रेजों का पक्का हम कर देंगे, आप चिंता ही मत करो। और 1909 के अंदर जब सुधार किया तो कहा मुसलमानों के लिए चुनाव की व्यवस्था ऐसी होगी जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट्स बोलते हैं। इस व्यवस्था को पृथक निर्वाचन कहा जाता है। तो याद रखना भाई, पृथक निर्वाचन क्या होता है। तो मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की डिमांड कब की? 1908 अमृतसर सेशन के अंदर उन्होंने डिमांड की थी। दे कब दिया गया? 1909 मार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर ये दे दिया गया था। ये थोड़ी मुस्लिम लीग की बातें थी, वापस सुन लेना। मुस्लिम लीग आर्कबोल्ड अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था, जिसने एक प्रतिनिधिमंडल सर आगा खान के नेतृत्व में मिंटो सेकंड से मिलने के लिए भेजा। मिंटो सेकंड ने इनको कहा कि तुम लोग नई पार्टी बना लो, और नई पार्टी उन्होंने बनाई मुस्लिम लीग, जो कि 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान जो ढाका के नवाब साहब थे उनके द्वारा स्थापित की गई, ढाका में की गई। वकारुल मुल्क इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बाद में सर आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 1908 के अमृतसर सेशन में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की थी, इलेक्ट्रोड्स की डिमांड की थी, पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिसका मतलब होता है कि जहां से मुसलमान चुनाव लड़ेंगे वहां से मुसलमान ही वोट देंगे, उनके अलावा दूसरा कोई वोट भी नहीं दे सकता है। ये मुस्लिम लीग का इतिहास है। ले देखे, ये थोड़ा सा आर्चबोल्ड की सलाह पर ये मिलने के लिए गए थे, ये थोड़ी सी बात और लिखी हुई है। तो ये मुस्लिम लीग का इतना सा याद रखना। फिर आगे हम मुस्लिम लीग की और क्या क्या मांगे वो आगे हम जब पाकिस्तान की मांग उठेगी, ये पाकिस्तान मांगेंगे अलग से। अब यहाँ तो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव हो, मुस्लिम लीग थोड़े दिनों बाद कहेगी कि मुसलमानों के लिए अलग से देश हो, वो बातें हम बाद में पढ़ लेंगे। 1930 के बाद वो शुरू होती है, बीच वाला हम साथ साथ में नेशनल मूवमेंट के पढ़ते रहेंगे। अब आगे नया टॉपिक देखते हैं। अब 1909 के सुधार के बारे में, कि मुस्लिम लीग वाला टॉपिक हो गया, अब 1909 का सुधार पढ़ते हैं। और बताया था मैंने, अपने पे राज कौन करता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन का राजा या रानी जो भी होता था, क्राउन, क्राउन बोलते थे, क्राउन के तहत सीधे आते थे। 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश पर राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, एक ट्रेड कंपनी थी, बिजनेस करने आई थी। अपने में लखन थे नहीं, बिजनेस करते करते अपने पे राज करने लगी। 57 की क्रांति में हम उस कंपनी के खिलाफ लड़े, तो वहां के जब शासन को पता चला, इंग्लैंड के शासन को जब पता चला, तो उन्होंने कहा कंपनी आज के बाद रूल नहीं करेगी, आज के बाद रूल हम खुद ही करेंगे, हम ब्रिटेन में बैठ के खुद ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजों की जो भी गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनका जो भी क्राउन हुआ करता था, उसके नीचे जो भाई मंत्री बनेंगे, भाई इंग्लैंड का रक्षा मंत्री होगा, इंग्लैंड का विदेश मंत्री होगा, इंग्लैंड का सूचना प्रसारण मंत्री होगा। वैसे ही इंग्लैंड में एक भारत के मामले संभालने के लिए मंत्री होता था, इसको भारत मंत्री बोलते थे। भारत मंत्री भी कहते थे, या उसको बोलते थे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बोलते, या मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला करते थे। और इसका जो ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस को बोलते थे इंडिया हाउस। ऑफिस में अकेला बैठता था क्या? नहीं साहब, इसके साथ में इस ऑफिस में 15 मेंबर और बैठते थे, और इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद। और ये भारत परिषद वहां लंदन में बैठ के रूल बनाती थी कि भारत में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। इसलिए इसके द्वारा जो भी रूल बनते थे उनके नाम बाद में पड़ जाते थे भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम करना भाई, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये नियम गलत लिख दिया यहाँ पे। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1909 के अंदर ये भारत परिषद अधिनियम आया था। इसी का एक नाम और है मार्लियामेंटो सुधार। कौन थे क्या थे अभी मैं बता दूंगा। मिंटो तो अभी मैंने बताया अपना जीजी था, गवर्नर जनरल था, मिंटो सेकंड आई।
तो इसको हम पार्लियामेंट सुधार कहते हैं, इसी को हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो याद रखना कि इसको भारत परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत परिषद द्वारा तैयार किए जाते थे। भारत परिषद क्या थी, तो 15 लोगों की एक समिति थी। इसके ऑफिस को क्या बोलते थे, इंडिया हाउस बोलते थे। इसके हेड को क्या बोलते थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलते थे। ये कहां पर बैठता था, तो लंदन के अंदर बैठता था, भारत से संबंधित मामले देखा करता था। पहले बढ़ गई बात। अब लंदन में तो मामले ये देखता, यहां पर बाद में अपने भारत के अंदर क्या सिस्टम होता, तो भारत में सेंटर के अंदर होता गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नीचे एक होती विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रत्येक प्रांत में होता गवर्नर और उसके नीचे फिर होती लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रांत वाली को कह देते प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सेंटर वाली को कह दिया करते थे आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह दिया करते। तो लंदन में बैठा भारत सचिव, भारत में केंद्र में बैठा है गवर्नर जनरल, और प्रांतों में बैठा करते थे गवर्नर। ये उनका सीधा सीधा सा सिस्टम, अपने पे रूल। वो वहां से नियम बना के भेजते, ये लोग यहाँ पे उनको इंप्लीमेंट करते, भारत के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है बाद में ये तय किया करते थे। वो वहां से सुधार वगैरह कर दिया करते थे। इसलिए इसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, इसको पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी का एक नाम और है पार्लियामेंट सुधार। तो कौन थे मार्ले, कौन था, तो मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो वहां कहां बैठा है, लंदन बैठा है। किसको हेड कर रहा है, काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है। काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर कितने हैं, 15 मेंबर है। ऑफिस को क्या बोलते हैं, इंडिया हाउस बोलते हैं, या उसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या उसको मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का सचिव लंदन बैठा है। यहाँ पर कौन आया हुआ है, मिंटो, ये गवर्नर जनरल। ये मिंटो सेकंड था, इतना याद रख लेना आपने। ये अपने भारत के अंदर बैठा है, अपना जीजी है, अपना गवर्नर जनरल है। दोनों की फोटो दिखाऊं मैं आपको, ये तो है आपका मार्ले, ये है मिंटो। मिंटो यूं मुछो मुछो में जोरदार आदमी लग रहा है, शानदार पर्सनालिटी का मालिक है। मार्ले तो यूं मरा हुआ सा लग रहा है एकदम। तो ये आपके मार्ले और मिंटो इनके नाम पर कहा जाता है। ये आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये आपके गवर्नर जनरल। तो ये तो हो गया आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये हो गया आपके गवर्नर। इनके नाम पे वहां से रूल बन के आ रहे हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार इन दोनों द्वारा किए गए, इनके नेतृत्व में किए गए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, 1909 के सुधारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो कोई 4 नाम दे देगा आपको। थॉमसन रदरफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, रिबन इल्बर्ट सुधार। तो आपने कहना है नहीं भाई, रिबन इल्बर्ट सुधार भी नहीं है, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड भी नहीं है, थॉमसन रदरफोर्ड भी नहीं है, तो ये कौन से हैं, मार्ले मिंटो सुधार। क्या थे वो सुधार, क्या क्या चेंज किए गए, कहां पर चेंज किए गए, वो तमाम बातें अभी हम पढ़ते हैं। क्या वो अच्छे थे, क्या वो बुरे थे, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। सुधारों की बात करते हैं, पहले सुधार क्या क्या थे। पहले सुधारों से पहले आया कि कारण, क्यों क्यों सुधार करने पड़ गए, ऐसे क्या कारण थे कि सुधार करने पड़े। तो कल मैंने सिंपल सिंपल सी 4-5 बातें बताई थी, याद रखना आप थोड़ी। लास्ट सुधार किए थे 1892, 1892 के अंदर लास्ट सुधार किए गए थे। अब 1909, 17 साल बीत गए वैसा। सुधार को कोई ना कोई तो टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब आपको सुधार करने ही पड़ेंगे। अंग्रेज हालांकि दिखाते रहते थे रहने दो रहने दो रहने दो, कभी तो कभी एक दिन जाके आपको सुधार करने पड़ेंगे। 1892 वाले सुधारों को एक लंबे समय बीत चुका था, और कांग्रेस एक लंबे समय से डिमांड कर रही थी, रिफॉर्म करो रिफॉर्म करो रिफॉर्म करो। फिर कांग्रेस में 2 धड़े, एक नरमपंथी एक गरमपंथी। मॉडरेट्स का क्या मानना है कि सुधार करेंगे, शासन में धीरे धीरे सुधार होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एक दिन भारतीय खुद शासन करने लग जाएंगे। गर्मपंथियों कहना था ना, ये भगवान जाने कब देंगे कब नहीं देंगे, अभी साडा हक इत्थे रख, अभी का अभी चाहिए, स्वराज चाहिए हमें। अब बताओ इन दोनों में से अंग्रेजों के ज्यादा फेवरेबल कौन है, निसंदेह मॉडरेट, मॉडरेट फेवरेबल है। इसलिए मॉडरेट को यदि अपने और फेवर में लेना है तो अंग्रेजों को क्या करना पड़े, तो वो सुधार मांगते हैं तो थोड़े से सुधार कर दो, ताकि मॉडरेट हावी हो जाएंगे, और मॉडरेट जाके जनता कहेंगे देख लो साहब हम काम करवा देते हैं, इन तुम्हारे तिलक से आज काम हो कल काम हो। तो कहीं ना कहीं सुधारों के माध्यम से वो मॉडरेट को अपने पक्ष के अंदर लेना चाहते थे। क्या मॉडरेट्स को अपने पक्ष के अंदर लिया जाना चाहिए। फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी कहीं ना कहीं, बंगाल का विभाजन कर दिया था, फिर भी मुस्लिम इतने टूट नहीं रहे थे। मुस्लिमों को और तोड़ना था, हिंदुओं से और ज्यादा अलग करना था, मुस्लिमों को अपने फेवर में लेना था, इसलिए मुस्लिमों को भी कुछ ना कुछ चुग्गा देना जरूरी है, इसलिए मुस्लिमों को भी वो अपने फेवर में लेना चाहते थे।
जब नरमपंथियों को आप ज्यादा हावी करोगे, नरमपंथियों को आप सपोर्ट करोगे, तो खत्म कौन हो जाएंगे? गरमपंथी। यही तो वो चाहते थे कि गरमपंथी खत्म हो जाए। जनता बाद में कहेगी भाई रे, ये तो तिलकन तो ऐसी बातें करते हैं, इनके साथ कोई सामान है नहीं, ये नरमपंथियों को देख लो, सुधार करवा के लिए है बेचारे, अपने तो इनके साथ रहना हमेशा। तो कहीं ना कहीं गरमपंथियों को अंग्रेज खत्म करना चाहते थे। मैंने बताया कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 7 के बाद में लगातार शुरू होता जा रहा था। उनको यह भी डर लगता था कि स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और स्वदेशी आंदोलन अब क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। उनको लगता था छोटी मोटी घटना तो कोई नहीं, कोई जाके अंग्रेज को गोली मार के आ गया, कहीं बम फेंक के आ गया, कहीं 1857 की क्रांति की तरह ना हो जाए, 1857 की क्रांति की तरह वॉयलेंट ना हो जाए, स्वदेशी आंदोलन उसमें बनता बनता हिंसक ना हो जाए। इस वजह से भी वो शुरू करना चाहते थे, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू होने जा रहा था, उसको दबाना चाहते थे कि सुधार कर दोगे तो जनता कहेगी नहीं नहीं भाई रे, कोई बम पिस्तौल की जरूरत नहीं है, अंग्रेज तो भले लोग हैं और सुधार कर रहे हैं, बाकी गीत गाने के लिए नरमपंथी बाद में अपने आप आगे जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज 1909 के अंदर सुधार करते हैं। क्या कारण है? 1892 के बाद सुधारों का एक लंबा समय बीत चुका था। सुधार करने से नरमपंथी मजबूत होंगे, क्योंकि नरमपंथी सुधार ही चाहते थे, इसलिए अंग्रेज उनको अपने फेवर में लेना चाहते थे। सुधार मुसलमानों के पक्ष में सुधार करेंगे तो मुसलमान अंग्रेजों के फेवर में आ जाएंगे। गर्मपंथियों की और क्रांतिकारियों की जो मांग है कि हमें तो स्वराज चाहिए, इन दोनों को आप मजबूत कर दोगे तो वो दोनों वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन कहीं हिंसक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ना चेंज हो जाए, उससे पहले थोड़ा थोड़ा सुधार कर दिया जाए। जनता ज्यादा उग्र हो, ज्यादा आउटरेज हो, उससे पहले थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने 1909 के सुधार किए थे। कभी कोई सिंपल 50 शब्दों में मेंस में क्वेश्चन पूछे कि 1909 के सुधारों की पटकथा क्या थी, 1909 में सुधार क्यों किए गए, तो अपने 4-5 कारण याद रखना। आगे लिखे हुए और है, मैं बता देता हूँ। 1892 के सुधारों के एक लंबा समय बीत चुका था, अब सुधार करने क्या हो गए थे जरूरी। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी सुधार करो सुधार करो, तो लो सुधार कर देते। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को डर था कि 57 की क्रांति की तरह वॉयलेंट ना हो जाए कहीं ना कहीं। वो मॉडरेट को अपने फेवर के अंदर लेना चाहते थे, वो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको और तोड़ना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं जो गर्मपंथी और क्रांतिकारी थे उनको दबाना चाहते थे। ये मैंने सारी बात बता दी आपको, आप ये थोड़ी पढ़ लेना, याद कर लेना, यहाँ से देख लेना, बस इतनी तो बात। अब अपने इसके असली चीज पर जाते हैं, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, इस एक्ट के, इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे, उनकी बात करते हैं। क्या क्या चेंज किए गए? तो सबसे पहले तो कानून कौन बना रहा है? तो भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया। कहां पर है काउंसिल ऑफ इंडिया? लंदन। कौन हेड करता है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर है उसके। वो 15 मेंबर कौन है? अंग्रेज। वो सारे के सारे 15 मेंबर कौन होते थे? अंग्रेज। 1858 के अंदर बनी थी, 1858 में 57 की क्रांति के बाद बनाई गई थी, और ये 15 मेंबर सारे के सारे अंग्रेज होते थे। अब हमने कहना शुरू किया कि जब चेंज कर रहे हो भारत के लिए, चेंज करने वाले गोरे, मतलब चेंज करने वाली बॉडी में हमारा तो मेंबर ही नहीं है, फिर उनको क्या पता चलता है कि हमारी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंज करने हैं, क्या रिफॉर्म करने हैं? उनको तो पता ही नहीं चल रहा। और जब पता ही नहीं चल रहा तो धूल में लठ मारने से मतलब ही क्या है? तो अंग्रेजों को लगा रही ये थोड़ा सा इनको राजी करना जरूरी। तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, अब के बाद उन 15 में एक मेंबर तुम्हारा पक्का होगा। हमने कहा पक्का? तुम लेते तो पहले भी हो, पर वो कभी कभी लेते हो। अंग्रेज क्या करते यूं एकदम खाली नहीं छोड़ा, बीच बीच में कभी कभी एक आधा मेंबर ले लिया करते थे, पर एक बार ले लिया फिर 20 साल नहीं लिया कोई, फिर ले लिया फिर कोई नहीं लिया। हमने कहा हर बार एक तो रहना चाहिए। अंग्रेजों का पक्का। एक चेंज तो ये किया, लंदन वाली जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें एक इंडियन मेंबर तो मैंडेटरी कर दिया गया, एक इंडियन मेंबर कंपलसरी कर दिया गया। लिखा हुआ है one Indian member would be appointed in Council of India. Although Indian members were already appointed, but now it was made mandatory. भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया। ये भारत परिषद याद रखना, भारतीय परिषद नहीं, इसको भारत परिषद ही बोलना भाई अपने हिंदी में। भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा। हालांकि भारतीय सदस्य पहले से नियुक्त थे, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया था। 7 में लिए थे, 1907 के अंदर 2 मेंबर लिए थे। एक तो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको लिया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको लिया था। और एक आईएएस हुआ करते थे केजी गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुप्ता ऐसा कुछ नाम था, तो केजी गुप्ता को लिया था।
तो साथ में 2 मेंबर हालांकि ले लिए थे, पर ये मैंडेटरी नहीं है भाई, कंपलसरी नहीं है, ये तुम्हारी दया पे, चाहो तो ले लो चाहो तो मत लो। लेकिन अब कहा गया वैसा पक्के पक्के आपको लेने पड़ेंगे। तो अब बाद में पक्के पक्के लेने लग गए थे। फिर भी कोई पूछ ले कि 1909 के सुधारों से पहले भी 2 मेंबर लिए जा चुके थे, तो वो मेंबर कौन से थे, थोड़े नाम याद रख लेना, सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता। ये तो मुस्लिम लीडर थे, एक हिंदू लीडर ले लिए, दोनों को राजी करने की कोशिश की गई। अच्छा, इन्होंने नाम लिख भी रखे भाई। भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य नियुक्त किए थे, वो भारत की परिषद मत पढ़ना, इसको भी अपने भारत परिषद पढ़ना भाई, सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता। आगे अब कहा गया, ये तो लंदन का चेंज। अब इधर क्या करोगे भाई साहब, कलकत्ता में जो गवर्नमेंट बैठी है, कलकत्ता राजधानी हुआ करता, भारत की राजधानी भी कौन सी हुआ करती थी, कलकत्ता। गवर्नर जनरल कलकत्ता में रहा करता था, या शिमला आ जाता था, उसको गर्मी वर्मी ज्यादा लगती तो अपने शिमला आ जाया करते, तो शिमला को एक दूसरा सेंटर के रूप में बना रखा था, बाकी मेन कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 तक तो कलकत्ता थी, 1911 के बाद में राजधानी दिल्ली लेके आ गए थे। कल वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे उसके बारे में, कैसे क्या लेके आए थे। कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल बैठा है वो गवर्नर जनरल है, उसके नीचे थोड़े बहुत मेंबर और हुआ करते थे, वो थोड़े बहुत मेंबर मिलकर यहाँ की गवर्नमेंट चलाया करते थे। आप ये मान लो जैसे आज अपनी संसद होती है कि दिल्ली में अपनी संसद है, उसका हेड प्रधानमंत्री है और उस संसद के अंदर खूब सारे मेंबर है, उस खूब सारे मेंबर में से कुछ मंत्री बनते हैं। एग्जैक्टली सेम था, एक गवर्नर जनरल था, उसके नीचे कानून बनाने के लिए खूब सारे मंत्री थे, उन मंत्रियों में से थोड़े से मंत्री बनते, सॉरी खूब सारे मेंबर थे, उन मेंबर में थोड़े से मंत्री बन जाते। तो मतलब एक लेजिस्लेटिव उसी का पार्ट एक एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, विधायिका का पार्ट कार्यपालिका हुआ करती थी। सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ाते रहा करते थे, धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए थे कि 6 सदस्य होंगे, फिर कभी का 12 होंगे, फिर का 16 सदस्य होंगे, थोड़े थोड़े सदस्य हुआ करते थे, तो 20 एक सदस्य हुआ करते थे। पर अब हमने कहा कि यार इतने बड़े भारत को चलाने के लिए केवल 18-20 लोग, ये तो मेंबर यार, सेंटर में तो मेंबर खूब सारे होने चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा अरे ये बात तुम्हारी मान ली, ये तुम्हारे सदस्य हम खूब सारे कर देंगे। तो कितने मेंबर कर दोगे, अंग्रेजों ने कहा 69। हमने कहा है 20 से सीधे पक्का कर दोगे, अंग्रेजों ने कहा ये लो अभी दिखा देते हैं आपको कैसे कैसे करेंगे, वो और बता देते हैं हम तो आपको। तो अंग्रेजों ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, 69 मेंबर करेंगे, सेंटर में तुम्हारे 69 मेंबर होंगे। हमने कहा बताओ, पूरा बताओ कैसे कैसे करोगे, कौन कौन कहां से आएंगे मेंबर, का ये भी बता देते हैं तुम्हें। देखो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। टोटल कितने मेंबर होंगे, 69 मेंबर होंगे। 69 मेंबर में से 9 मंत्री होंगे, 9 एग्जीक्यूटिव होंगे, आपके कार्यपालिका का हिस्सा होंगे। जैसे देखो मैं और सिंपल भाषा में बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाने वाले लोग कितने की 200, जितने विधायक है वो कानून बना सकते हैं। पर दिलीप सर पॉलिटी में हमें पढ़ाते हैं कि मंत्री 15% ही बन सकते हैं। इसका मतलब मंत्री कितने बनेंगे, तो 200 का 15% कितना, 30। इसका मतलब 30 मंत्री बन सकते हैं। ये 30 कौन होंगे, इन 200 का हिस्सा होना चाहिए, इन 200 में से लिए जाएंगे। मतलब हम कहते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो हमारी जो लेजिस्लेचर होती है, उसका एक अंग होती है, उसका एक भाग होती है। ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही प्रथा है। टोटल मेंबर 69, 69 में का 9 तो वो एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर होंगे और 60 दूसरे होंगे। जैसे अभी मैं कह दूंगी 30 तो मंत्री होंगे, 170 दूसरे होंगे, सेम ये है। अब ये 9 जो मंत्री वाले ये कौन कौन होंगे, जैसे आज अपने कहते हैं 30 में कौन, तो अपने कहते हैं एक तो होगा मुख्यमंत्री और 29 होंगे मंत्री दूसरे। उन्होंने भी कहा एक तो गवर्नर जनरल, एक 7 दूसरे मेंबर, एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर लिया करते थे, स्पेशल कोई एक मेंबर और जोड़ा करते थे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बोलते। कुल मिला आप इतना याद रखना, एक गवर्नर जनरल है और 8 दूसरे सदस्य। ये यूं मैंने समझा दिया अलग से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होता था कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे सेनापति को ऐड कर लिया करते थे। अब नहीं होता है अपने भारत की सरकार के अंदर, सेनापति शामिल नहीं होता, अपना रक्षा मंत्री होता है केवल, पर वो दोनों रखते। रक्षा मंत्री तो होता ही था इधर, डिफेंस मिनिस्टर तो होता ही था इधर, एक और ले लिया करते थे, मिलिट्री मेंबर बोलते थे, उसको भी ले लिया करते थे। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा सदस्य जो जोड़ लेते उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते। कुल मिला के 9 लोग मंत्री है जो कानून लागू करने का काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। उनमें एक तो गवर्नर जनरल है और 8 लोग दूसरे, आप तो इतना याद रखना 9 है। अब ये बचे 60, ये 60 कहां से आएंगे, ये कौन होंगे, ये तो गवर्नर जनरल अपने हिसाब से अपॉइंट कर लिया करता था, किसको कहां से लेना सब गवर्नर जनरल देख लिया करता था। ये जो होंगे एडिशनल मेंबर जो होंगे, अतिरिक्त सदस्य होंगे, इनके अंदर सरकार के मेंबर होंगे 28 तो सरकार के मेंबर होंगे और 32 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये 28 है इनको तो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, कोई चुनाव उनाव नहीं होंगे, इनको नॉमिनेट किया जाएगा, वो बताएगा साहब फलाना जी फलाना जी फलाना जी फलाना जी बैठेंगे।
आज हम नहीं पढ़ते राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, उस समय पावर किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। तो 28 ऐसे होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने बंदे बिठाएगी, अब उनके जो जी में आता उनको बिठा देते। पर ये 32 जो नॉन ऑफिशियल है, जिनको गवर्नमेंट नहीं बिठाएगी, ये कहां से आएंगे? का ये भी बताते हैं। उनका इनमें से भी 5 और नॉमिनेट करेंगे। वो 28 वाली पावर तो है, ये जो नॉन ऑफिशियल है इनके अंदर भी 5 गवर्नर जनरल को रहेगा कि वो इनके अंदर कर सके। बाकी 27 का, बाकी का चुनाव हो जाएगा। बाकी चुनाव हो क्या है? चुनाव होगा, मतलब कौन चुनेगा इनको? कि वो हम बता देंगे। कुछ लोगों के पास में वोटिंग राइट होंगे, वो लोग इनको चुन ले। कुछ लोग कौन जिनके पास में वोटिंग राइट होगा, अरे बताएंगे। इतनी क्यों यूं तेजी रहती है आपको? वो भी हम बता देंगे किसके पास वोटिंग राइट होंगे। फिर क्या इन्होंने, ये मैं पूरा बता देता हूं, फिर हो जाएगा आपके एक साथ का। 2 तो स्पेशल बंदे आएंगे जिनको स्पेशल लोगों द्वारा चुन के भेजा जाएगा। कौन स्पेशल बंदे? का बाणी है, व्यापारी। मद्रास और बॉम्बे के जो व्यापारी होंगे, उन दोनों के अंदर से सदस्य वो वोटिंग करेंगे और वो वोटिंग करके 2 सदस्य भेज देंगे। अच्छा, ये ठीक का। 13 का ये बाकी जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर से हम, जैसे ये बड़े राज्य जो हो जाया करते थे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, इनसे 2-2 मेंबर मंगवा लेंगे। और जो छोटे छोटे राज्य बचे, कोई मध्य प्रांत हुआ करता, पंजाब होता था, बर्मा हुआ करता था, बिहार उड़ीसा का एक राज्य, बिहार उड़ीसा का एक मेंबर मंगवा लेंगे हम इधर से। इन सबको मंगवा के एक एक मेंबर और मंगवा लेंगे, तो ये 13 मेंबर होंगे। अच्छा, वोटिंग इनमें कौन करेगा? इनमें भी हम बताएंगे ये लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो इनमें फिर कई लफड़े हुआ करते थे कि सरकारी कर्मचारियों को कदे वोटिंग कर लो, या जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको कदे वोटिंग कर लो। मतलब साधारण जनता तो वोट नहीं दे सकती, पर कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को उठा के वोटिंग राइट दिया करते थे। उनमें से 13 लोग और आ जाएंगे। ठीक है। फिर का कुछ वर्गों के लिए भी अलग से काम किया जाएगा। जैसे का जितने लैंडलॉर्ड है वो वोटिंग करेंगे और वो 6 बंदे भेजेंगे अपने। फिर हमने कहा मुसलमानों के लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स करेंगे हम। और वो मुसलमानों के कुछ निर्वाचन क्षेत्र होंगे और वहां से मुसलमान ही वोट देंगे और मुसलमान ही उन सदस्यों का चुनाव करेंगे। 6 ये होंगे। याद रखने वाली बात यही है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के तहत कितनी सीटें दे दी गई थी? तो उनको 6 सीटें दे दी गई थी। बाकी वाला याद रहे नहीं रहे, 2 चीजें याद रखना। एक तो टोटल मेंबर कितने थे? 69, जिनमें ये याद रखना कि 9 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब ये मंत्री बनेंगे, जिनमें एक गवर्नर जनरल और 8 बाकी। और बाकी इधर वाली याद रखना कि मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो 6 थे। बाकी वाला कुछ ही याद नहीं रखना। ये इन्होंने समझा दिया तो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखने वाली 3 चीजें कि टोटल मेंबर कितने कर दिए गए थे? तो 69 कर दिए गए थे, जिनमें 9 तो एक्स ऑफिशियो है, ये तो हमेशा होते ही थे। एक गवर्नर जनरल और 8 सदस्य और हुआ करते थे। और जो बाकी 60 एडिशनल होते थे। और इन 60 में इतना ध्यान रखना, इनका 10% मान लो मुस्लिम मेंबर थे। और मुस्लिम मेंबर वाले में था कि वो जो क्षेत्र होंगे, वो जो चुनाव क्षेत्र होंगे, वहां से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। ये बात अपने याद रखें। इसको स्पेशल इलेक्टोरेट्स कहा जाता था, पृथक निर्वाचन कहा जाता था इसको। ये मेंबर हो गए भाई। अब आगे क्या कहा गया और क्या कहा गया, ये थोड़ा सा मैप देख लेना आप ढंग से। बाकी वालों में इतना ध्यान मत देना, आप इस पे ध्यान दे लेना खाली अपने। अब का कि वो जो एक गवर्नर जनरल और 8 मंत्री होंगे, ये कौन होंगे? मंत्री तो पहले भी होते थे, अब यहाँ 8 मंत्री बना दिए। 1892 में भी कहा था कि 7 मंत्री तो पहले होते थे, एक गवर्नर जनरल और 7 मंत्री तो तब भी बनाया करते थे। पर वो मंत्री होते कौन थे? सारे अंग्रेज होते। मतलब बाकी मेंबर तो इंडियन ले लिया करते, पर मंत्री कोई इंडियन नहीं बनाया करते। हमने कहा ये क्या तरीका हो, हमारा तो कोई मंत्री तो होता ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा इस बार तुम्हारा एक मंत्री भी ले लेंगे। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठी है, वहां पर तो एक मेंबर लिया ही है अपना। यहां जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें भी एक इंडियन मेंबर ले लिया गया। याद रखना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम बार कब किसी इंडियन मेंबर को अपॉइंट किया गया था? तो 1909 के अंदर अपॉइंट किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे, जिनको अपने यहाँ पे कानून मंत्री बनाया गया था। ज्यादातर वकील ही होते थे अपने वाले यहाँ पे, तो कहा इसको कानून मंत्रालय दे दो। तो कानून मंत्री वैसे बोलते थे, हिंदी में बोलते विधि सदस्य, इंग्लिश में बोलते लीगल मेंबर। तो लीगल मेंबर अपॉइंट किया गया था। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखना। कई बार पूरा नाम दे देता है, एसपी सिन्हा लिखता ही नहीं है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लिख देता है, और सच्चिदानंद सिन्हा लिख देता है। फिर अपने लगता है यार कौन सा हो सकता है इनमें से, तो एसपी सिन्हा थे। तो वहां पर भी किया गया, यहाँ पर भी चेंज किया गया। फिर
ठीक है, 9 मंत्री, 9 में से एक गवर्नर जनरल, 8 बाकी बचे, 8 में एक तुम्हारा पक्का होगा। पहली बार अभी कहा गया था, इससे पहले तक इंडियन मंत्री नहीं बनते थे। और ये बाकी जो 60 है, इनका क्या काम है? तो बाकी वाले 60 को, पहले 60 नहीं थे, पहले जैसे ये आपके 20 हुआ करते, या 16 हुआ करते, या 12 हुआ करते, 10 हुआ करते, कभी 6 हुआ करते, 4 थे, 3 थे, जब से लेने शुरू किए। शुरुआत में तो इनका काम केवल तालियां बजाना था कि अंग्रेजों का मंत्री खड़ा होकर कहता इस बार इतना खर्चा इस पे करेंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, सारी बात बोलता है, ये तालियां बजा देगा। वाह, थू थू, क्या शानदार वाली सरकार चल रही है एकदम। लेकिन 1892 में जब कांग्रेस आ गई थी ना, 85 में, जब 92 वाले सुधार किए थे, तब कह रहे इन बापड़ों को कुछ तो बोलने दो। तो अंग्रेजों ने कहा था कि ये खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, पर एक ही सवाल में सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे कि आप खड़े होकर मेरे से पूछो कि सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हो, और मैं कहूं कि मैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ा रहा हूं। आप वापस पूछो कि सर इसका एक नाम और नवा बताओ, मैं बैठ जा। बस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये कल पूछना। कल आप खड़े हुए, कल आपने कहा कि सर आज तो बताना पड़ेगा नाम क्या है। मैंने कहा उसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्मर। आपने वापस कहा सर मार्ले कौन था? ना 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 ना, बैठ बैठ। बस लास्ट क्वेश्चन। अगले दिन आप आए, आपने सर मार्ले कौन था? मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। अच्छा सर मिंटो ना, ऐसे नहीं करते। मतलब आप क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ऐसा 1892 में कहा था। अब लोगों ने कहा साहब अब आदमी की जी में आ ही जाए यार, एक आधा और पूछ ले यार, साथ का साथ में तो क्या बिगड़ जाए तुम्हारे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है पूछ लेने दो। तो कहा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो वो जो 60 दूसरे मेंबर थे, जो एडिशनल मेंबर थे, उनको भी कुछ राइट्स दिए गए। अगला वो ये राइट्स ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर्स बढ़ाए गए, अतिरिक्त सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। जैसे वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते। सप्लीमेंट्री समझते हो? छोटी क्लासों के अंदर एक कॉपी भर दिया करते थे पेपर में, एक कॉपी और मांगनी होती सर को, सर एक कॉपी और दो, सप्लीमेंट्री दो। कॉपी के साथ कॉपी जोड़ते तो सप्लीमेंट्री। एक बार पेपर देते, फेल हो जाते, फिर एक बार और देते, पेपर के साथ में पेपर देते तो सप्लीमेंट्री पेपर। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाए। पहले बापड़े बजट पर कुछ नहीं बोल पाते थे कि बजट पेश कर दिया तो कह दिया। अब का बजट पे सवाल तो अब भी नहीं पूछने देंगे, तुम बहस कर। तो अंग्रेजों का वित्त मंत्री खड़ा होता, बजट पेश करता, वो कहता स्टार्ट, फिर इंडियन खड़े होते, इंडियन उस पर डिबेट करते खूब सारी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, माननी कुछ ही नहीं जाएगी उनकी। फिर फाइनली वित्त मंत्री खड़ा होता, कर ली डिबेट, हाँ बस चलते हैं, बातें तो नहीं मानेंगे पर तुम डिबेट कर सकते हो। हम इसमें भी राजी थे। हमने कहा कम से कम डिबेट के माध्यम से हम तुम्हारी कमजोरियां तो बता पाएंगे। और कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले तो इन बजट वाली डिबेट से ही फेमस हुए थे। विपिन चंद्रा का अच्छा सा कोट है कि एक दिन में गोपाल कृष्ण गोखले ने बजट पर बहस में भाग लिया। अगले दिन अखबारों तथा रेडियो के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले पूरे भारत में चर्चित हो गए थे। गोखले तैयार करके जाते थे कि टॉपिक कि कल क्या क्या बोलना मुझे, और सरकार की धज्जियां उखाड़ के रख दिया करते थे गोखले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों के अंदर कि कम से कम सरकार की कमियां उजागर करने का मौका तो मिल रहा है, आपको बोलने का मौका तो दिया जा रहा है। ऐसा मौका कब दिया गया था? तो 1909 वाले के अंदर दिया गया था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो और बजट पर बहस कर सकते हो आप। फिर इसके बाद पढ़ते हैं आगे। मुसलमानों वाला मैंने बता ही दिया, मुसलमानों को 6 सीटें दे दी गई थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड से वाज गिवन टू मुस्लिम्स, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। अब का ये प्रांतों में इनमें भी जो संख्या बढ़ा दो, तो प्रांतों में भी संख्या बढ़ा दी गई थी, सब जगह बढ़ाई थी। ये मोटे मोटे तौर पे थोड़े से लिखा हुआ है कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, जो बड़े बड़े राज्य होते थे, इनमें 50 मेंबर्स कर दिए गए थे, और पंजाब, बर्मा, असम के अंदर 30-30 मेंबर। हालांकि पूरी तरीके से ऐसा रूल फॉलो नहीं होता था, कहीं 47 भी हो जाते, 52 भी हो जाते, पर एक बड़ा बड़ा सा उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। अपने याद रखने वाली बात इतनी है कि प्रांत वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। संख्या अपने से कोई नहीं पूछेगा कि प्रांत वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी थी। कुल मिला के 6-7 बात है। लंदन में चेंज किया गया। लंदन में क्या किया गया? काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां पर एक इंडियन मेंबर होगा। हालांकि पहले भी लेते थे, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया। यहाँ पर जो अपने गवर्नर जनरल बैठा है, उसके नीचे जो सदस्य होते हैं, गवर्नर जनरल समेत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और टोटल मेंबर कर दिए गए थे 69। 69 में से 9 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे, 60 एडिशनल मेंबर होंगे। 9 जो होंगे उनमें एक गवर्नर जनरल होगा, 8 मंत्री होंगे। ये 8 मंत्री हमेशा अंग्रेज बनते थे।
पहली बार कहा गया कि नहीं इसमें इंडियन भी लिया जाएगा, वो इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको कानून मंत्री, विधि सदस्य या लीगल मेंबर लिया गया था। ये जो 60 है ये बापड़े पहले बोल भी नहीं पाते थे। अब की बार कहा गया कि इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार है और इनको बजट पर बहस करने का भी अधिकार है। और फिर कहा प्रांत ना, प्रांतों के अंदर भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दो और मुसलमानों को सेंटर के अंदर 6 सीट और दी जानी चाहिए, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाना चाहिए, जहां से ये खड़े होंगे वहां पर ये ही वोट डालेंगे। वोट डालेंगे कौन? तो वोट डालने के लिए खूब अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। कहीं पर किसी को अधिकार दिया गया तुम वोट डालो, कहीं पर जमींदार वोट डालते थे, कहीं पर व्यापारी वोट डालते थे, कहीं पर इनकम टैक्स देने वाले वोट डालते थे, कहीं पर सरकारी कर्मचारी, उन्होंने बनाए थे अलग अलग। जैसे मैं कहूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, तो संविधान कहता है केवल एमपी और एमएलए डालेंगे। तो निर्वाचक मंडल क्या हो गया? एमपी और एमएलए आप और मैं तो दे नहीं सकते। वैसे उस टाइम भी ऐसे कई निर्वाचक मंडल बनाए हुए थे, अलग अलग आधार पर कई निर्वाचक मंडल बनाए हुए थे। अब ये तो ये कानून है, अब इस कानून की अपने कमियां पढ़ेंगे, इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया की सबसे अच्छी विशेषता है, मॉडर्न इंडिया के मेंस के पेपर में आपको तभी नंबर मिलेंगे जब अंग्रेजों की जितनी धज्जियां उड़ा सकते हो उतनी उड़ा दो, अंग्रेजों की जितनी आलोचनाएं करोगे उतने नंबर मिलेंगे। तो अपने अभी देखो अधिनियम की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ एक्ट, अधिनियम की कमियां। सबसे बड़ी बात तो कि आपने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम्हारे चुनाव अलग से होंगे। जब एक बार मुसलमानों को यह कहा ना कि आपके चुनाव अलग से होंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि फिर हमारा देश अलग क्यों नहीं हो सकता। टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत यदि कहीं से पनपता है तो वो जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्यवस्था है इससे कहीं पनपता है। और देखो एक सीधी सी बात कि मैं वो गांव वाला उदाहरण वापस जाऊंगा कि सरपंच का चुनाव है। अब ये होता है कि भाई बंदा खड़ा हुआ, ओबीसी का पुरुष खड़ा हुआ मान लो, तो वोट तो पूरा गांव देता है ना अपना, तो पूरे गांव में वोट मांगने पड़ते हैं। अब भले वो ओबीसी का पुरुष है लेकिन उसको एससी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, एसटी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, जनरल वालों से भी वोट मांगने पड़ेंगे। एससी वालों के मोहल्ले में गया, एससी वालों ने कहा कि हमारे सड़क तो है ही नहीं, उसने कहा भाई सरपंच बनते ही मैं आपके इधर सड़क तैयार करवाऊंगा। एसटी वाले में गया, कहा हमारे हेडपंप नहीं है, पानी नहीं आता ढंग से, कहा साहब पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। जनरल वालों ने कहा कि लाइट तो ही नहीं है हमारे, तुम्हारी लाइट की व्यवस्था करूंगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिस्टम हो कि जो चुनाव लड़ेंगे वही वोट देंगे। तो मान लो एससी का बंदा चुनाव लड़ रहा है तो फिर वोट भी कौन देंगे? एससी वाले देंगे। अब वो एससी वाला बंदा क्या ओबीसी, जनरल और एसटी वालों से वोट मांगने के लिए जाएगा? नहीं, उसको जब वोटों की जरूरत ही नहीं तो वोट मांगने क्यों जाएगा? और जब वो वोट मांगने नहीं जाएगा तो क्या वो उनके काम करवाएगा? क्यों काम करवाएगा? उल्टा यदि कोई जनरल ओबीसी एसटी वाला आ गया कि साहब हमारे लाइट पंखा कुछ लगाना है, कोई सड़क बनाना, उसने कहा भगो, किस बात की लाइट, तुम्हारे क्यों लगवाऊं मैं, तुम्हारे से कौन से वोट लिए थे मैंने। इवन अपने तो अब ये देखते हैं कि एमएलए तक के चुनाव में बाद में बूथ वाइज लिस्ट आ जाती है कि किस बूथ से कितने कितने वोट मिले थे, और नेताओं को जब पता चलता है कि इस बूथ से तो हमें वोट मिले ही नहीं, तो उस पूरे मोहल्ले के काम नहीं होते, उस पूरे बूथ के काम नहीं होते। आज भी जब ये धारणा है तो उस समय तो और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रही होगी। फिर जब मुसलमान ही खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे तो आपने एक तो जो हिंदू पब्लिक है उसको पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया से तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो दो मुसलमान खड़े होंगे उनमें जीतेगा कौन? उनमें वो जीतेगा जो खुद को कट्टर मुसलमान घोषित कर देगा। इसलिए मान लो एक आदमी लिबरल टाइप की थोड़ी बातें करता कि भाई अपने गांव के अंदर सब मिलजुल के रहेंगे, हिंदुओं का सहयोग लेके गांव का विकास करेंगे। दूसरा कहता नहीं नहीं, हिंदुओं का कोई सहयोग नहीं, मैं केवल मुसलमानों के लिए काम करूंगा। तो पब्लिक थोड़ी सेंटिमेंट भड़कते, पब्लिक थोड़ी उधर आती। दूसरे को लगता वोट जा रहे हैं तो वो दूसरे दिन और गालियां निकालता, वो और कहता कि नहीं साहब मैं मुझे जीताऊं, कोई लड़ाई होगी हिंदुओं के साथ मैं आगे आगे खड़ा हो जाऊंगा। अब ये बात हिंदू सुनते, उनको लगता अच्छा हमारे खिलाफ ये कह रहे हो, उनमें से कोई जाग जाता, उनमें से कोई वापस बोलता कि देख लेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सांप्रदायिकता जिसको आप कहते हो वो भड़कती है। शुरुआत में जब निर्वाचक क्षेत्र छोटे छोटे थे तब तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब निर्वाचक मंडल बड़े होने लगे, जब जनता को चुनाव में शामिल किया जाने लगा, तभी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया था। और कहते हैं कि जब ये व्यवस्था शुरू की जा रही थी तभी मार्ले मिंटो को लेटर लिखता है और उसके अंदर वो लिखता है कि हम ड्रैगन्स के दांत बोने जा रहे हैं, हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं और इसकी फसल बेहद कड़वी होगी। हार्वेस्ट विल बी बिटर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब सांप के बीज बोओगे तो सांप ही बाहर निकलेगा, जहर ही बाहर निकलेगा।
जब हम लड़ाने वाला ही काम कर रहे हैं तो लड़ाई ही बाहर निकलेगी बाद में। और ये स्थिति इतनी पावरफुल हुई कि जब यहां मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारे लिए अलग से चुनाव होंगे, तो बाद में मुस्लिम लीग कालांतर में कहती है हमारे लिए देश क्यों नहीं हो सकता फिर अलग से, और अलग देश मिला। अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें 47 में 2 देश देखने को मिले। विभाजन जैसी विभीषिका जो झेलनी पड़ी थी जनता को, उसका मूल खोज यदि कहीं खोजोगे तो एक बड़ा कारण ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का जनक जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का जनक मिंटो है। कि मिंटो यदि उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना ना करवाते तो शायद ये बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं। इसके हमें उस खोज में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा हम इस चीज। फिर जब आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम्हारे चुनाव अलग से होंगे, तो फिर सिखों ने कहा तो हमने कौन से मोरने के बाटे मारे हैं, हम तो इनसे थोड़े हैं, हमारी जनसंख्या तो इनसे भी कम है। और यदि ये बात है कि सरकार का साथ देगा उसको ये देंगे, तो मुसलमानों ने तो सरकार का साथ देना अब शुरू किया। हम तो साहब 57 की क्रांति में तुम्हारे सबसे अधिक वफादार थे। एंग्लो इंडियन ने कहा हम तो है ही तुम्हारी औलादे हैं, कोई थोड़ी सी जनसंख्या हमारी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे। वो आरक्षण वाली बात है। आज भी जिसको मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसको लेना है। जनरल वाले कहे ओबीसी में शामिल करो, ओबीसी वाले कहे कि हमें कोई एमबीसी में कर दो, एमबीसी वाले कहे कि हमें एससी में कर दो, एससी वाले कहे कि एसटी में कर दो, एसटी वाले कहे और कहीं नीचे जगह बनती हो तो वहां पर और भेज दिया जाए। कोई भी आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम सब प्राप्त ही करना चाहते हैं। सेम समस्या तब है। और जब सारे वर्ग इस प्रकार से करेंगे तो आपस में लड़ाई बढ़ेगी, और आपस में लड़ाई बढ़ेगी तो यूनिटी कैसे आ पाएगी आप में। ये यहां पर भी देखने को मिला कि मुसलमानों को जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया तो सिख और एंग्लो इंडियन ने भी मांग की, इसलिए हमारी नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, नेशनल यूनिटी का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ हमारी। दो बातें, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया तो कालांतर में 2 नेशन थ्योरी आई। मार्ले ठीक कहता है, मार्ले ने ये यहां से शुरू करना ना, लॉर्ड मार्ले ठीक थे जब उन्होंने लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल बेहद कड़वा होगा या फसल बेहद, तो इसका फल भीषण होगा। इंग्लिश वाली लाइन ज्यादा अच्छी कि ये लिखा होगा कि Morley was right, Lord Morley was right when he wrote to Lord Minto that in granting separate electorates we are sowing dragon's teeth and the harvest will be bitter. फसल गलती पैदा होगी भाई साहब, जैसा उन्होंने किया वैसा भुगता बाद में। और बड़ा एक लफड़ा था, मैंने अभी बताया कि चुनाव वाली प्रक्रिया तो समझ में आई नहीं रही थी, कहीं पर कोई वोट दे रहा था, कहीं पर कोई वोट दे रहा था। पर एक था कि जो सेंटर वाले सदस्य हैं, मैंने जो अभी बताया आपको कि सेंटर वाले जो सदस्य हैं कि भाई 60 थे, 60 में से 28 तो होंगे वो ये होंगे और 32 दूसरे होंगे, 32 5 मनोनीत होंगे, 27 जो होंगे इलेक्ट होंगे। इलेक्ट कैसे होंगे, कौन इलेक्ट करेगा, सेंटर के लिए इलेक्शन में भाग कौन लेगा, सेंटर वाले सदस्यों को कौन इलेक्ट करके भेजेगा, तो कहा प्रांत वाले सदस्य। प्रांत वालों को कौन भेजेगा, तो उससे नीचे कोई नगर निगम वाले सदस्य, तो नगर निगम वाले सदस्य चुनाव कर रहे हैं प्रांत वाले सदस्यों का, प्रांत वाले सदस्य चुनाव कर रहे हैं केंद्र वाले सदस्यों का। मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, इनडायरेक्ट चुनाव होता था। पर मुसलमानों वालों में ये नहीं था, मुसलमानों वाले में प्रांत से केंद्र में नहीं आएंगे, मुसलमानों वाले में कहा गया कि सीधा मुसलमानों का निर्वाचन क्षेत्र होगा, यहां से सीधे के सीधे वो केंद्र के लिए चुन सकेंगे। मतलब जनता डायरेक्टली मुसलमानों वाले 6 मेंबर चुना करती थी। ये भी भेदभाव होता है कि जनरल वोटर और मुस्लिम वोटर के बीच में भेदभाव कर दिया गया था, और जो मुस्लिम वोटर थे वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के मेंबर को डायरेक्ट चुन सकते थे, जबकि जनरल वोटर था वो डायरेक्ट नहीं चुन सकता था, वो जाके कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर चुनता था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाले मेंबर जाके सेंटर वाले चुनते। जैसे आपने कहे हमने एमएलए चुना, एमएलए ने जाके राष्ट्रपति चुना, तो जनरल वोटर के लिए व्यवस्था और मुसलमानों के लिए कह दी कि तुम डायरेक्ट राष्ट्रपति वाले चुनाव में वोटिंग कर दो। ये भी अंतर कर दिया गया था। तो भेदभाव है अपने आप में, तो ये भी कमी थी कहीं ना कहीं। फिर और क्या कमी है इस एक्ट में, अतिरिक्त सदस्यों को कहा गया था, एडिशनल मेंबर को कहा गया था कि तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम बजट पर डिबेट कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन अब भी बापड़ों कहा गया कि कुछ एरिया जैसे है जो आउट ऑफ सिलेबस है और इनकी तो तुम बात भी मत कर लेना, इनके बारे में तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कहा साहब कौन से, कहा तुम में से कल को कोई खड़ा हो गया कह दे कि अमेरिका में जो अभी इंग्लैंड की पॉलिसी चल रही है ना उसके बारे में कुछ जवाब दो। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, विदेश का मामला है, तेरा कोई लेना देना नहीं।
कोई मेंबर खड़ा होकर दे कि वो हैदराबाद रियासत में या तो जोधपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिसी क्या है उसका हमें चाहिए, या जोधपुर का राजा वहां पर दबाव डाल रहा है जनता पर, उस पर अंग्रेज कुछ क्यों नहीं कर रहे, तू नहीं पूछ सकता। ये हमारा मामला है, रियासत का मामला है, तेरे को केवल भारत भारत के मामले पूछने का अधिकार है। तू कोई रक्षा से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकता, रेलवे से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकता, कर्जा क्या लिया उसका सवाल नहीं पूछ सकता, कितना ब्याज दे रहे हैं इसका कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। तो खूब सारे एरिया जैसे थे जिनमें तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता वो आदमी। तो लिमिटेड एरिया दिया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछ लो और उसके अंदर ही आप तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो। तो एक तरीके से कुछ ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर भी देने की कोशिश नहीं की गई थी आपको। फिर हम कहते एक मेंबर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इतना बड़ा मान खा पड़ा, इतनी बड़ी जनसंख्या और मिनख एक हमारा, नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। 2 4 5 7 मंत्री तो हमारे होने चाहिए यार, ताकि हमारी मांगे उठा सके। तो हम कहते हैं साहब ये भी नहीं था। फिर रही सही कसर, हमारे आपने सदस्य वगैरह ले लिए कि 27 मेंबर हम जनता द्वारा चुन के भी भेजेंगे, जनता की मांग रखेंगे। अब मान लो ऊपर जो 60 बैठे हैं, वो 60 में से ज्यादातर इंडियन हुआ करते थे, भले सरकार भी नॉमिनेट करती पर इंडियन को नॉमिनेट किया करती थी। अब उन 60 में मान लो 32 आदमी एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि साहब ये है ना यूनिवर्सिटी थोड़ी सी सब जगह यूनिवर्सिटी बना दो। सारे 69 मेंबर है और 69 मेंबर में से भी मेजोरिटी मान लो 36 की होती है, 36 ने खड़े होकर कह दिया कि साहब ये यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए, तो क्या बन जाएगी? मतलब मेजोरिटी लोग कोई काम के लिए कह देंगे तो वो काम करोगे? करना। फाइनली तो गवर्नर जनरल के पास विटो है, गवर्नर जनरल के पास में ऑर्डिनेंस है, गवर्नर जनरल विटो कर सकता है, गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस ला सकता है। पॉलिटी में अपने पढ़ते हैं कि वो लेजिस्लेटिव जो भी होते है उसको बाईपास करना हो तो आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ, ऑर्डिनेंस लाए जा सकते थे। तो ये कुछ शक्तियां थी। जब ये गवर्नर जनरल को आपने शक्तियां दे रखी है, फिर मतलब ही क्या है यार? आप मतलब उसको छड़ी तो पकड़ा रखी है, हमको गाजर दे रहे हो मुंह में कि गाजर खा ले, ऊपर से हमें छड़ी कभी भी पड़ सकती है। तो ये रिट और अध्यादेश की शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में और थी, इस वजह से ज्यादा कोई अधिकार वगैरह इसमें हमको नहीं दिए गए थे। और मिंटो तो लिखता है कि यदि किसी की ये भ्रम हो कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं तो गलत फहमियां निकाल के रखे, हम पार्लियामेंट वगैरह कुछ ही नहीं बना रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें तुम्हारे मेंबर बढ़ा रहे हैं, तुम देखो संसद बन जाएगी हमारे मेंबर उसके अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी हम तो नहीं करने वाले। तो ये 1909 का सुधार है। पुराने एग्जाम पेपर उठा के देखना, उनके अंदर 1909 के सुधारों का पक्का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, या आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेना, लिख लेना, क्रिटिकली इवेल्युएट मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आंसर अपने हिसाब से आप तो लिख लेना। तो ये 1909 के सुधारों तक पढ़ा दिया हमने। थैंक यू, कल और पढ़ेंगे।